चैप्टर 183। तभी शिवाय आरवी को खींचता है तो आरवी सीधा शिवाय के गोद में जाकर गिरी तो शिवाय अपने चेहरे को सीधा उसके गर्दन में घुसाकर अपने हाथों को उसके गर्दन के इधर उधर लपेट लेता है। कुछ ही सेकंड में आरवी को अपने गर्दन पर कुछ गरम गरम गीला महसूस हुआ तो वह अपनी नजरों को उठाती है तो पाती हैं शिवाय के आंखों में आंसू था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उसकी क्यूटी पाई की आंखों में आंसू है। फिर भी वह जान गई थी कि जरूर कोई बड़ी बात है, इसलिए वह अपने हाथ को शिवाय के बाल पर चलाने लगी। वही बाकी के 4 लड़के अरहान, निकेश, कप्तान और ऋषभ सब अपने होशों और हवास खोकर शिवाय को देख रहे थे, जो कि कभी भी अपने इमोशंस को नहीं शो करता था, लेकिन आज वह इमोशंस को शो भी कर रहा था, और वह भी उस इंसान के साथ जिसके साथ वो कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। तभी ऋषभ कैप्टन के कान में फुसफुसाते हुए बोला, देखो मैंने कहा था ना, भाभी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, और उसमें से एक ये भी चीज होगा कि शिवाय सर भी बदल जाएंगे। अब तुम खुद ही अपने आंखों से ही देख लो कि शिवाय सर किस तरह से भाभी जी के गले लगे हुए हैं। तो कैप्टन भी अपनी नजरों को शिवाय और आरवी के ऊपर जमा लेता है और फिर अपने मन में बोला, अगर बिग बॉस खुश है तो मैं भी खुश। वही शिवाय के सर पर जब आरवी अपने हाथों को चलाने लगी तो वह और ज्यादा अपने मुंह को आरवी के गले में छुपा लेता है। वही आरवी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ कि उसका क्यूटी पाई इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लगभग 10 मिनट बाद धीरे से आरवी शिवाय के चेहरे को अपने गर्दन से निकालकर उसके माथे पर सॉफ्ट किस करते हुए बोली, क्यूटी पाई व्हाट हैपन। उसके इतना बोलते ही निकेश धम से बेड पर बैठ गया, क्योंकि उसे अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके खरुश भाई के लिए क्यूटी पाई शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है। वही आरवी निकेश को इग्नोर करके शिवाय के थुड़ी को पकड़कर उसके आंख को अपने आंख से मिलाते हुए बोली, बताओ ना क्यूटी पाई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो। और फिर वह इस बार अपने होंठ को शिवाय के माथे के बीचों बीच रखकर एक लंबा चुंबन देती है, जिसके कारण शिवाय की आंखें बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपने होठों को उसके माथा पर से हटाकर बोली, बताओ क्यूटी पाई। तो शिवाय उसके हाथ को पकड़कर अपने बगल में बैठाकर और फिर धीरे से अपने राइट हैंड को उसके हाथ पर रखकर बोला, वाइफी सर्विका कैसी हैं। उसकी बात पर आरवी को नहीं समझ में आया कि उसका क्यूटी पाई सर्विका के बारे में इतने डिटेल में क्यों पूछ रहा है, लेकिन वह जिस तरह से शिवाय के रिएक्शन को देख रही थी वह उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, शी इज फाइन बट। इतना बोलकर वह चुप हो गई। वहीं उसकी अधूरी बातें सुनकर कमरे में बैठे सारे लड़कों की डर के मारे हालत खराब हो गई। तभी निकेश जल्दी से बोला, बट क्या। तो आरवी बोली, शी है बिन टॉर्चर बैडली। यह सेंटेंस सुनते ही शिवाय के हाथों की मुठियां कस गई और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर जानता था कि शायद उसके साथ यही हुआ है या फिर इसे भी ज्यादा। इसलिए वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, इसके अलावा भी कुछ। वही शिवाय के मुंह से यह शब्द सुनकर सारे लड़के का चेहरे का रंग उड़ गया और वह शिवाय की तरफ देखने लगे, जो कि आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसके हाथों की मुठियां बयां कर रही थी कि वह किस तरह से अपने गुस्से और नफरत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वही आरवी इसके आगे सर्विका के बारे में कुछ बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह शिवाय की इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह उसके मुट्ठी पर अपने हाथ को रखकर सहलाने लगती है, जिसके कारण शिवाय अपनी आंखें खोलकर आरवी की तरफ देखा है तो आरवी आगे बोली, शी इज रेप विक्टिम। उसका यह लाइन कमरे में बैठे हर शख्स के इंसान के दिल को तार तार कर रहा था और सबसे ज्यादा किसी को अपने अंदर दर्द तकलीफ महसूस हो रहा था वह कोई और नहीं शिवाय, अरहान और निकेश थे।
क्योंकि सर्विका उन सब की बहन थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन अब उसकी हालत जो हो चुकी है उसे वह अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। तभी आरवी को अपने हाथ के ऊपर कुछ बूंद बूंद गिरता हुआ महसूस हुआ, तो वह अपनी नजरें को शिवाय के ऊपर करती है तो पाती है शिवाय के आंखों से आंसू बहकर उसके हाथ पर गिर रहे थे। इसलिए वह तुरंत शिवाय को खींचकर अपने गले लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, व्हाई आर यू वीपिंग क्यूटी पाई। यह शब्द सुनते हैं शिवाय जैसे होश में आया और तुरंत अपने आंखों के आंसू को पूछते हुए आरवी को खुद से अलग किया और बोला, वेयर इज शी। इतना बोलकर वह बेड से उठा और कमरे से बाहर जाने के हुआ, तभी आरवी बोली, रेप सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया बल्कि उसके साथ दरिंदगी की हदें पार की गई है। उसके साथ गैंगरेप किया गया है, उसे दिन रात टॉर्चर किया गया है, बेल्ट और चाबुक के मारने का निशान पूरे बॉडी है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी घाव के निशान है। यह सारी बातें शिवाय, जो कि अब तक गेट तक पहुंचा था, वह सुनता है तो उसके पैर लड़खड़ा गए और वह नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही वह अपने सर को घुटनों के बीच में डालकर रोने लगा। वहीं उसे रोते देख आरवी उसके पास जाने क्यों हुई, तभी अरहान उसके हाथ के पकड़कर उसे देखते हुए अपने सर को ना में इशारा करता है, जिसके कारण आरवी के कदम वहीं पर ठहर गए। तभी आरवी को ध्यान आता है कि अरहान के आंखों में भी आंसू था और उसके हाथ भी थरथरा रहे थे, इसलिए वह जल्दी से अपने सर को घुमाकर निकेश की ओर देखती है तो पाती है निकेश अपने मुंह पर हाथ को रखा हुआ था ताकि कोई भी उसके रोने की आवाज न सुन सके। उन तीनों की हालत देखकर आरवी ऋषभ और कप्तान की तरफ देखती है तो पाती है उनके भी हाथ और पैर कपक पा रहे थे। वहीं जब आरवी के दोनों दोस्त मयंक और अनय पांचों लड़के की ये हालत देखते हैं तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि इन पांचों लड़के के आंखों में आंसू आना कोई मामूली बात नहीं थी और उन्होंने आज तक कभी भी इन पांचों को इस तरह से टूटते हुए नहीं देखा था। वही शिवाय का रोना अब और बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए आरवी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़कर उसके पास आई और घुटनों के बल नीचे बैठकर उसके सर को छूती है तो सिहर जाती है, क्योंकि शिवाय का सर पूरा गर्म हो चुका था और उसका पूरा बॉडी कपक पा रहा था जैसे वह किसी बर्फ के अंदर बैठा हो। तभी शिवाय सिसकते हुए बोला, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे उस दिन सर्विका को मिस्टर राम ओबेरॉय के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं ही अच्छा भाई नहीं हूँ। अगर मैं उस दिन उसे छोड़कर ना जाता तो शायद आज हमारी सर्विका हमारे पास होती। उसे इतने साल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथ से खुद के बाल को नोचने लगा। तभी आरवी उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, क्यूटी पाई, कुछ नहीं हुआ है, सर्विका दी अभी ठीक है। तो शिवाय अपने सर को उसके सीने पर रगड़ते हुए बोला, सर्विका मेरी बहन, मेरी वजह से आज वो रेप की विक्टिम बन गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वहीं उसके मुंह से यह सुनकर कि सर्विका शिवाय की बहन है, आरवी पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि लावण्या के अलावा भी शिवाय की कोई और बहन है। इसलिए वह अपनी नजरों को तुरंत निकेश और अरहान की तरफ करती है तो पाती है उन दोनों के में आंखों में आंसू था। इसलिए वह समझ गई कि क्यों शिवाय इस तरह से पैनिक कर रहा है। उसके बाद कमरे में कोई नहीं बोला, आरवी बस चुपचाप शिवाय के पीठ को सहला रही। वही शिवाय भी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद आरवी शिवाय के सामने बैठी हुई थी। वही शिवाय भी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। तभी आरवी शिवाय के आंखों में देखते हुए बोली, मुझे सच सच और सारी चीज डिटेल में बताओ। तो शिवाय कुछ नहीं बोलता है तो अरहान आगे आया और बोला, अनु सर्विका मेरी छोटी बहन और शिवाय और निकेश की बड़ी बहन है।
तो आरवी यह बात तो जान ही गई थी कि सर्विका इन तीनों की बहन है, इसलिए वह कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो अरहान आगे बोला, आज से लगभग 10 या 11 साल पहले हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वह तूफान आया जो हमारे पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। तो आरवी अपनी नजरें उठाकर अरहान को देखती है तो पाती है कि अरहान कहीं खोया खोया सा था। तभी निकेश भी आरवी के पास आया और बोला, उस वक्त मैं, अरहान भाई और शिवाय तीनों सबसे ज्यादा अपनी बहन सर्विका के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा सर्विका शिवाय के साथ रहती थी क्योंकि उन दोनों का नाम एस से शुरू होता था। इसलिए वह हमेशा बोलती थी कि उसका सबसे फेवरेट भाई शिवाय भाई ही रहेगा, जिसके कारण हमेशा मेरे और शिवाय में लड़ाई होता रहता था कि सर्विका सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है। और उस वक्त हम लोग ज्यादा बड़े भी नहीं थे। शिवाय का उम्र उस वक्त लगभग 10 साल था और मेरा शायद 11 साल था। उस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार था तो वो थे अरहान भाई, जिनकी उम्र करीब उस वक्त 17 साल होगी और वो मैच्योर्ड भी थे। हम तीनों के अलावा कोई और सबसे ज्यादा सर्विका के करीब था तो वह था सर्विका का सीड। अभी वह कुछ बोलता उससे पहले ही आरवी बोली, अब यह सीड कौन है? तो अरहान बोला, सर्विका का बेस्ट फ्रेंड। वह इकलौता ऐसा लड़का था जो हम तीनों के अलावा सर्विका के साथ रहता, उसके साथ हंसना, उसके रोने पर रोना और उसके लिए ही जिंदगी जीता था वो लड़का। तो आरवी बोली, अभी क्या हुआ उसका? तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो आरवी भी जान गई शायद उसने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, इसलिए वह बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर्विका दी आप लोगों से दूर चली गई? तो शिवाय अपनी नजरों को उठाते हुए बोला, वह काली अंधेरी रात। उस वक्त अरहान भाई अमेरिका गए हुए थे बिजनेस सिलसिले में, और उसी रात निकेश के पास भी कॉल आया कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। तो वह मॉम के खबर को बताने के लिए ओल्ड ओबेरॉय के पास चला गया। उस वक्त मैं, मिस्टर राम ओबेरॉय और सर्विका ही सिर्फ उस हवेली में थे। तभी किसी ने मेरे पास कॉल किया और बोला, अगर अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से ओबेरॉय मेंशन आ जाओ। और उस वक्त मैं बच्चा था, इसलिए बिना सोचे समझे मिस्टर ओबेरॉय के हाथ को पकड़कर बोला, चाहे कुछ भी हो जाए सर्विका को छोड़कर कहीं पर मत जाना। इतना बोलकर मैं ओबेरॉय मेंशन के लिए निकल गया। और अगले दिन हमें मिस्टर राम ओबेरॉय हॉस्पिटल में मिले, जिनके बॉडी के अंदर नशा पाया गया और वह भी हाई डोज वाला। तो आरवी बोली, एक मिनट, लेकिन तुम सब तो अपनी मॉम के लिए ओबेरॉय मेंशन गए थे ना? तो अरहान बोला, वह सब सिर्फ एक ट्रैप था। किसी भी फैमिली मेंबर को, चाहे वो मॉम हो या फिर निकेश, किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। वह सिर्फ सर्विका के लिए एक ट्रैप था। और इस ट्रैप में सर्विका उस हवेली से गायब हो गई। हमने सारे फुटेज चेक किया, सारा सीसीटीवी कमरा चेक किया, लेकिन कहीं पर भी हमें सारिका का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस हवेली के अंदर से ही कहीं गायब हो गई। लेकिन उस वक्त हम लोग सिर्फ सर्विका को ही नहीं, एक और इंसान को खो दिए। तो आरवी अपने नजरों को अरहान के ऊपर डालती है तो वह आगे बोला, सर्विका का बेस्ट फ्रेंड। तो सब अरहान की ओर देखने लगे। तो अरहान आगे बोला, सर्विका के गायब होने के 2 दिन पहले ही सर्विका का बेस्ट फ्रेंड का मन नहीं था उस हवेली में जाने के लिए, लेकिन सर्विका की जिद के लिए हम सब गए उस हवेली, सिर्फ सीट को छोड़कर, क्योंकि उसे आउट ऑफ इंडिया जाना था और वह हम तीनों पर जिम्मेदारी देकर गया था सर्विका का, खासकर करके शिवाय को, कि चाहे कुछ भी हो जाए सर्विका को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वह वापस आया तो उसे अपने आंखों के सामने सर्विका नहीं दिखाई दी। इतना कहकर अरहान के आंखों में आंसू आ गया। तभी मयंक बोला, क्या हुआ सीड को? तो निकेश आगे बोला, सीड बहुत दिन तक सर्विका को ढूंढता रहा,
इधर उधर भटकते रहा। उसे न अपने खाने की फिक्र रहती न पीने की। उसे हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ सर्विका ही चाहिए था, लेकिन जब अंत में उसे सर्विका की लाश मिली तो वह बुरी तरह टूट गया और उसने खुदकुशी कर लिया। सिड की स्टोरी सुनकर सबके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इस कदर तक जी सकता है। तभी सबके कानों में शिवाय की आवाज गई, क्या हम मिल सकते हैं सर्विका से? तो आरवी बोली, आज नहीं कल, क्योंकि आज मुझे रायजादा मेंशन जाना है रात के वक्त, क्योंकि दादू ने बुलाया है। और उस पर से सर्विका दी भी पैनिक कर रही है, इसलिए आज उनसे मिलना सही नहीं होगा, तो कल मिलते हैं। तो अरहान और निकेश कुछ बोलते ही वाले होते हैं, तभी सबके कानों में शिवाय की आवाज गई, ठीक है कल मिलते हैं। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। तो आरवी भी एक नज़र सबको देखते हुए बोली, सब नज़र रखना आरके पर। इतना बोलकर वह अभी शिवाय के पीछे पीछे चली गई। वही शिवाय अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और थोड़ी देर में ही वह अपने कार के अंदर बैठकर गेट को बंद करने ही वाला था। तभी आरवी अपने हाथ को उसके गेट पर रखकर जल्दी से कार के अंदर घुस जाती है और फिर गेट को बंद करके ड्राइवर से बोली, एसआर मेंशन ले चलो और कार का पार्टीशन ऑन करो। तो ड्राइवर एक नज़र शिवाय को देखता है तो पाता है वह कुछ नहीं बोल रहा है, तो वह जल्दी से कार के पार्टीशन को ऑन कर देता है। कार के पार्टीशन ऑन होते ही आरवी सीधा शिवाय के गोद में बैठ गई और बिना कुछ बोले अपने होंठ को उसके होंठ पर रख देती है। वही शिवाय एक नज़र आरवी को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए अपने होंठ को उसके होंठ पर रखी हुई थी, और फिर वह भी अपने आंखों को बंद करके आरवी को कस के पकड़ लेता है, जैसे उसे भी इसकी जरूरत हो। वही आरवी जब देखती है कि शिवाय भी उसे महसूस कर रहा है, तो वह अपने होठों को धीरे धीरे चलाने लगी। तभी शिवाय आरवी के ब्लेजर को निकाल देता है, तो आरवी अब सिर्फ उसके सामने क्रॉप टॉप में थी। तो वह अपने हाथ को आरवी के टॉप के अंदर डालकर अपने हाथ को धीरे धीरे उसके पीठ पर फिराने लगा। वही उसके ठंडे हाथ को अपने पीठ पर फिल करके आरवी शिवाय के होंठ को काट लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। वही शिवाय भी अपने होंठ को आरवी के होंठ पर चलाते हुए अपने हाथ को मूव करते करते उसके नेवल तक ले आया और फिर अपने सेकंड उंगली को उसके नेबल के अंदर डाल देता है, जिससे आरवी सिहर जाती है। तभी शिवाय उसके नेबल के चारों तरफ अपनी उंगली को फिराते हुए धीरे से अपने होंठ को उसके होंठ से अलग करके उसके कान में बोला, थैंक्स वाइफी। चैप्टर 184। वही शिवाय भी अपने होंठ को आरवी के होंठ पर चलाते हुए अपने हाथ को मूव करते करते उसके नेवल तक ले आया और फिर अपने सेकंड उंगली को उसके नेबल के अंदर डाल देता है, जिससे आरवी सिहर जाती है। तभी शिवाय उसके नेबल के चारों तरफ अपनी उंगली को फिराते हुए धीरे से अपने होंठ को उसके होंठ से अलग करके उसके कान में बोला, थैंक्स वाइफी। इतना बोलकर वह अपने शर्ट के अंदर आरवी के मुंह को डाल देता है। वही आरवी को अब अपने बॉडी के नीचे शिवाय का बॉडी महसूस हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तभी उसके कानों में शिवाय की दर्द भरी आवाज आई, क्या वह मुझे पहचान पाएगी? तो आरवी बोली, क्यों नहीं, बस तुम्हें उसे फिर से उन्हें याद दिलवाना होगा कि तुम उसके शिवू हो। तो शिवाय बोला, मुझे वह अपने पास चाहिए। तो आरवी बोली, उसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि वह आरके की वाइफ नहीं है। तो शिवाय उसे अजीब नजरों से देखने लगा, तो आरवी अपनी बात को समझाते हुए बोली, आरके के पास प्रूफ होगा कि उसकी बीवी गायब है और वह मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट उसे ही सर्विका के कस्टडी को सौंपेगा, क्योंकि वह उसका हस्बैंड है। तो शिवाय बोला, लेकिन मैं भी तो उसका भाई हूँ। तो आरवी बोली, अगर सर्विका दी ठीक रहती तो उनका बयान बहुत ज्यादा मायने रखता।
लेकिन अभी आरके कोर्ट में प्रूफ कर सकता है कि वो मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए सर्विका दी के बयान को कोर्ट सीरियस नहीं लगा, इसलिए वह कोर्ट तुम्हें उनका कस्टडी नहीं देगा। तो शिवाय बोला उसके डैड को। तो आरवी बोली 10 साल से वह अपने डैड से दूर है, तो कोर्ट उन्हें भी कस्टडी नहीं देगा कि वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए हैं, तभी तो वह 10 साल से उनसे दूर है। आरवी की यह सारी पॉइंट सुनकर शिवाय का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी आरवी बोली लेकिन एक रास्ता है जिससे हम उनका कस्टडी ले सकते हैं। तो शिवाय अपने हाथ को उसके टॉप के अंदर से निकाल कर बोला वो क्या है। तो आरवी एक लंबी सांस छोड़कर बोली आरके और सर्विका दी का शादी रजिस्टर नहीं है, इसलिए हमें एक ऐसे लड़के को ढूंढना होगा जो कि सर्विका दी से शादी कर सकता है, वह भी लीगली, ताकि हम कोर्ट में प्रूफ कर सके कि आरके सर्विका दी के हस्बैंड नहीं है और उनका कस्टडी उनका करंट हस्बैंड को मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें एक ऐसे लड़के को ढूंढना होगा जो कि सर्विका दी को अपने जी और जान से प्यार करता हो या फिर ख्याल रख सकता हो। तो शिवाय बोला तो फिर देर किस बात की है, हम कल ही सर्विका के शादी को कोर्ट में रजिस्टर करते हैं। उसकी बात पर आरवी हैरान हो जाती है। तो शिवाय अपने होंठ को उसके क्लीवेज पर चलाते हुए बोला मेरे पास एक लड़का है जिसे मैं अगर सर्विका से शादी करने के लिए बोलूं तो वह मना नहीं करेगा। तो आरवी शिवाय के शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके कमर पर चिकोटी काटते हुए बोली क्यूटी पाई कौन है वो, और उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिवाय अपनी कमर को सहलाते हुए बोला वाइफी तुम अब ज्यादा शरारत कर रही हो, लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दिया है डॉट। तो आरवी बोली पहले मुझे बताओ कि कौन है वह लड़का। तो शिवाय उसके नाक को पिंच करते हुए बोला इतना छोटा शरीर और इतना ज्यादा गुस्सा तुम्हें नहीं सूट करता वाइफी। कोई नहीं, मैं तुम्हारा गुस्सा और प्यार दोनों को सह लूंगा। उसकी बात सुनकर आरवी के कान गरम हो गए। तभी शिवाय को ध्यान आया कि उसने अभी फ्लो में क्या बोल दिया है, तो वह जल्दी से आरवी को खुद के बगल में बैठाकर चुपचाप आगे की ओर देखने लगा। वही आरवी विंडो से बाहर का नजारा देखने लगी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर कौन है वह लड़का जिसके बारे में शिवाय बात कर रहा है। दूसरी तरफ पीके हॉस्पिटल। अब तक सिद्धार्थ का ऑपरेशन हो चुका था और उसे होश भी आ चुका था। उसके सामने अभी प्रणव, विक्रांत खुराना और वरिष्ठ खुराना खड़े थे। वह तीनों ही सिद्धार्थ को का जानलेवा नजरों से घूर रहे थे, जिसे देखकर सिद्धार्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वह अपने पीठ को हेडरेस्ट से टिकाते हुए बोला फिर बच गया मैं। वैसे इस बार मुझे किसने बचाया, कहीं तुमने तो नहीं प्रणव। तो प्रणव चिढ़ते हुए बोला आई एम योर एल्डर ब्रदर कॉल मी भैया। तो सिद्धार्थ हंसते हुए बोला हाँ हाँ, 1 मिनट के बराई छोटाई को भी कोई बड़ा और छोटा कहता है। तुम मुझसे बस 1 मिनट बड़े हो तो मैं तुम्हें भैया क्यों कहूँ। तभी विक्रांत खुराना अपने तेज आवाज में बोले बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। तो वह दोनों चुप हो गए। तो विक्रांत खुराना सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोले तुमने अब तक 10 बार से भी ज्यादा सुसाइड करने की कोशिश की है इन 10 सालों में। तो सिद्धार्थ भी उसी अंदाज में बोला लेकिन फिर भी तो साला मर ही नहीं रहा हूं मैं। तो विक्रांत खुराना को काफी तेज गुस्सा आया और वह चिल्लाते हुए बोले तू ऐसे ठीक नहीं होगा, तुझे एक कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ बोला आपको क्या लगा मैं कोई कैदी हूँ जो आप मुझे कैद करके रख सकते हैं। आई एम द सीएम ऑफ महाराष्ट्र एसके, यानी कि सिद्धार्थ खुराना। तो इस बार विक्रांत खुराना लंबी सांस छोड़कर खुद को कंट्रोल करते हुए बोले सिद्धार्थ कब तक तुम उस लड़की के चक्कर में पड़े रहोगे। वह लड़की तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। तुम्हें तो क्या वो सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। अब तो तुम उसका इंतजार करना बंद कर दो।
तो इस बार सिद्धार्थ गुस्से में अपने मुट्ठी को तेजी से बंद करते हुए बोला, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि जाना मरी नहीं है, वह जिंदा है और वह मेरे पास आएगी, देख लेना आप सब। तो विक्रांत खुराना बोले, कब आएगी? तुम पूरे 10 साल से यही बात बोले जा रहे हो। एक काम करो, तुम टाइम बता दो कि वह कब तक आएगी, उसके बाद अगर वो लड़की नहीं आएगी तो तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा। तो सिद्धार्थ खुराना बोला, अगर मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा तो मैं सिद्धार्थ खुराना नहीं रहूंगा, मैं अपना अस्तित्व खो दूंगा, क्योंकि मैं जीता भी उसी के ख्यालों में और उसी के बारे हर वक्त सोचता रहता हूँ। तभी एक झटके से वार्ड का गेट खुला और अंजलि जी गुस्से में हांफते हुए अंदर आई। उन्हें देखकर चारों आदमियों की हालत खराब हो गई। तभी सिद्धार्थ अंजलि जी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप यहाँ क्यों आई और आपको किसने बता दिया? इतना बोलकर वह घुरकर अपने डैड और दोनों भाइयों को देखता है। तो अंजलि जी बिना कुछ बोले सीधा जाकर एक थप्पड़ सिद्धार्थ के गाल पर जड़ देती है, जिसके कारण सिद्धार्थ का गाल दूसरी ओर मुड़ गया। तभी अंजलि जी उसके कान को खींचते हुए बोली, ज्यादा पावर हो गया है तेरे अंदर जो तू खुद के हाथों पर कट लगाएगा। चैप्टर 185। नोट: नेक्स्ट चैप्टर 250 लाइक्स और कमेंट्स पे ही आएगा। तभी सिद्धार्थ अंजलि जी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप यहाँ क्यों आई और आपको किसने बता दिया? इतना बोलकर वह घुरकर अपने डैड और दोनों भाइयों को देखता है। तो अंजलि जी बिना कुछ बोले सीधा जाकर एक थप्पड़ सिद्धार्थ के गाल पर जड़ देती है, जिसके कारण सिद्धार्थ का गाल दूसरी ओर मुड़ गया। तभी अंजलि जी उसके कान को खींचते हुए बोली, ज्यादा पावर हो गया है तेरे अंदर जो तू खुद के हाथों पर कट लगाएगा। तो सिद्धार्थ हैरानी भरी नजरों से उनको देखते हुए बोला, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने खुद के हाथ को काटा? तो अंजलि जी उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तब जाकर सिद्धार्थ को याद आता है कि उसकी मॉम एक ग्रेट साइंटिस्ट और डॉक्टर है, इसलिए वो अपने कान को छुराते हुए बोला, मम्मा प्लीज छोड़ दो। लेकिन अंजलि जी तो रही खुद एक जिद्दी औरत, इसलिए वह और तेजी से उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, बोल तू फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेगा? बोल। वही सिद्धार्थ की हालत देखकर विक्रांत खुराना, वरिष्ठ खुराना और प्रणव खुराना मन ही मन स्माइल कर रहे थे, जो उनके फेस से साफ साफ जाहिर हो रहा था। लेकिन उन तीनों के अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वह अंजलि जी के सामने खुलकर हंस सके। वही जब सिद्धार्थ देखता है कि उसके पापा और दोनों भाई उस पर हंस रहे हैं, तो वह इस बार अपनी मॉम से थोड़ा और रिक्वेस्टिंग टोन में बोला, अगर आप इस बार मेरे कान को छोड़कर मुझे माफ कर दीजिएगा तो मैं जल्दी आपको बहू से मिलवाऊंगा। यह बात बोलकर सिद्धार्थ अंजलि जी के दिल पर वार करता है, इसलिए अंजलि तुरंत उसके कान को छोड़कर उसके गाल को सहलाते हुए बोली, ज्यादा जोर से मार दिया मैंने? तो सिद्धार्थ बोला, बिल्कुल नहीं मॉम। तो अंजलि जी वहां से खड़ा होकर अपने दोनों बेटों को घूरते हुए बोली, सीखो सिद्धार्थ से कैसे वह मेरे लिए बहू लाने को तैयार हो गया, और तुम दोनों नालायक इंसान। एक काम तुम लोग से सही से नहीं होता है, बस तुम लोग के ऊपर एक ही तो जिम्मेदारी है, लड़की पटाकर घर पर ले आओ शादी करके। लेकिन नहीं, तुम दोनों से तो वह भी नहीं हो रहा है। इतना बोलकर वह एक नज़र प्यार से सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, जल्दी लाना बहू सिद्धार्थ घर पे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और अपनी बहू का भी। इतना बोलकर वह अपनी आंखों से ही विक्रांत जी को बाहर आने का इशारा करती है और फिर वह वार्ड से बाहर निकल जाती हैं।
उनके पीछे पीछे विक्रांत जी भी बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वह सीधा एक थप्पड़ विक्रांत जी के गाल पर जड़ देती है, जिससे विक्रांत जी सुन्न रह जाते हैं।